हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप गाइज़ आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज़, जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं एक और न्यू वीडियो बनाऊंगी नवीन चौधरी सर के ऊपर में, जिसमें डिटेल में बताऊंगी। तो गाइज़ वो यही वीडियो है। सो गाइज़, जैसा कि आप लोग को पता होगा नवीन चौधरी सर के बारे में कि ये एक बहुत ज़्यादा फेमस इंटरनेशनल पोइट है। और गाइज़ ये बिहार के मधुबनी ज़िले के रहने वाले हैं। और इन्होंने जो टिप्स बताए हैं ग्रो करने के, वो आप लोग भी सुनिए। लाइफ में कैसे आगे बढ़े और कैरियर पे कैसे ध्यान दे, तो इसके बारे में सर ने बताया, तो आप लोग भी सुनिए। जैसा को बात करना पसंद है, तो ये बात करना एक इवेंट में अलग है, लेकिन जब इनको रेडियो पे इन्होंने अपना करियर बनाया तो उसके लिए एक डिसिप्लिन चाहिए। सुबह 6 बजे के भी शो हो सकते हैं, तो आपको सुबह 5 बजे उठ के अपने स्टूडियो पहुंचना है, आपको काम करना है। प्रोफेशनल डिमांड हमेशा डिफरेंट होती है आपकी हॉबी के मुकाबले। आपके पास अगर 3-4 ऑप्शन है, जैसा आपने पूछा कि अगर मेरे पास 4 ऑप्शन है, मुझे 4 चीज़ें पसंद है, मुझे क्या करना चाहिए। जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो मेरी इच्छा थी कि मुझे फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है। मैं गया भी, जनता स्टोर के ऊपर राइट्स भी किए हुए हैं, लेकिन मुझे उनके साथ काम करते हुए महसूस हुआ कि नहीं, वो जिस स्टाइल में काम करते हैं मैं नहीं कर सकता। ये मुझे देर से समझ में आया, तो मैंने उस रास्ते को छोड़ा। मुझे एक चीज़, जो पहले हमारे एडिटर थे निरुपम जी, उन्होंने मुझे एक बार कहा और मजाक में कहा, टांग खींचने के लिए कहा कि तुम किताब लिखने से ज़्यादा किताबों की मार्केटिंग को मजाक ले लेते हो। किताब लिख दिया, उसके बाद तुम्हें बहुत मज़ा आता है। अच्छा, मैं बहुत सारे मीम्स बनाता हूँ, जो मुझे जानते हैं सोशल मीडिया पे, मीम बनाना, प्रमोशन के लिए बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें करता हूँ। वो एक सेंटेंस कभी उन्होंने कहा था, वो सेंटेंस मुझे खटका कि नहीं, असल में मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी और क्रिएटिव राइटिंग है। तो मैं अब अपना जो प्रोफेशन है वो यही करूँगा। तो मैं पीआर कंसल्टेंसी, मार्केटिंग कंसल्टेंसी पे ही काम कर रहा हूँ। आपको मैं फिर से वही कहूँगा कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर सकते हैं। 3rd चैप्टर है इसमें, खुद को पहचानिए, और 4था चैप्टर है स्वॉट एनालिसिस। जब आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को नोट करना शुरू करेंगे और ईमानदारी से करना है, तो आपको अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा कि किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आपको खुद आंसर दिखेगा कि मैं ये बेहतर कर सकता हूँ या ये बेहतर कर सकता हूँ। तो आपको जवाब वहाँ से मिलेंगे। मैं फोटोग्राफी करता था और गेटी इमेजेस पे मेरी तस्वीरें अभी भी बिकती हैं। तो मुझे एक समय लगा कि मुझे फोटोग्राफी को एक प्रोफेशन बना लेना चाहिए। अकड़ आई कि नहीं, एकदम से नहीं छोड़ते नौकरी, पहले ट्राई करते हैं। मैंने 2-3 क्लाइंट्स का काम लिया। क्लाइंट्स की जो डिमांड होती है ना, वो डिमांड फुलफिल करते हुए मुझे मज़ा नहीं आ रहा। कह रहे नहीं, ये जूते का फोटो खींचना है, इसको इस एंगल से लीजिए। लेकिन मुझे मज़ा क्या फोटो खींचने में आ रहा था, मुझे ये नेचुरल इस तरह की फ़ोटो खींचने में मज़ा आ रहा है। मुझे आर्किटेक्चर की फ़ोटो खींचने में मज़ा आ रहा है, बिल्डिंग्स की फ़ोटो खींचने में मज़ा आता है। तो मेरा जो काम है, वो मेरा शौक कुछ और था, क्लाइंट की डिमांड कुछ और है, मैं उसको फुलफिल नहीं कर सकता। तो मैंने कहा ठीक है, गेटी से जो पैसा थोड़ा थोड़ा आता है वो आता रहे। मैं राइटिंग को एंजॉय करता हूँ, मैं मार्केटिंग एंजॉय करता हूँ। तो ये 2 चीज़ें मेरा प्रोफेशन है। इसके अंदर जब आप जाएंगे 3rd चैप्टर में, तो आपको 8-9 सवाल मिलेंगे, जिनके जवाब मैं आपको कह रहा हूँ उस दिन नहीं मिलेंगे। आपको हो सकता है महीना 2 महीना लगे इसके ऊपर जवाब ढूंढने में। जैसे इसमें सपने आपके क्या हैं या आप क्या करना चाहते हैं, कई सारे सवाल हैं। आप उनके जवाब कहीं लिखते जाइएगा। 1-2 महीने में शायद आपको जवाब मिले, और तब आपको समझ में आएगा कि क्या मुझे बेहतर करना है। करेक्ट। आपकी किताब में आपने ये भी कहा है कि सही समय पर अगर सही जगह पर पहुंचा जाए तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन कई लोगों को डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। तो ये पता कैसे चलेगा कि यही जो है वो सही समय है और यही जो है वो सही जगह है? एक तरीका है पढ़ना और दूसरा है ऑब्जर्वेशन। अगर नौकरी की, यहाँ बहुत स्पेसिफिकली नौकरी की बात कर रहे हैं, तो नौकरी के उसमें ही हम बात करते हैं। अभी जब हम नीचे बात कर रहे थे तो संदीप बता रहे थे एआई के बारे में कुछ काम कर रहे हैं वो। एआई के बारे में सबने सुना है कि एआई जो है चल रहा है, एआई में ये हो जाएगा, एआई में वो हो जाएगा। सुन रहे हैं, कौन है जो ये देख रहा है कि एआई में क्या क्या हो सकता है? और आज एआई का पोटेंशियल पूरा यूज़ नहीं हुआ। आप सबको ये खबर है, लेकिन वो कौन आदमी है जो एआई के अंदर कोर्स करके उसको डीप स्टडी करते हुए उसमें एक नए तरीके से जाना चाह रहा है? जिसने कर दिया वो आज से 2-3 साल बाद जब एआई और ज़्यादा पीक पे होगा, वो वहाँ चला जाएगा। जब सोशल मीडिया आया था, फेसबुक आया था, हम लोगों का जो ब्लॉग कहाँ से चला, ये वो दौर था जब हमें लगा कि डिजिटल मीडियम में एक तरीका आया जहाँ मैं अपनी बात को कह सकता हूँ। तो वहाँ से मैंने अपनी बात रखनी शुरू की। और डिजिटल मीडियम पे आप देखिए बहुत सारे राइटर्स सोशल मीडिया के जरिए बने हैं। कई लोग मजाक उड़ाते हैं इस बात का कि सोशल मीडिया के राइटर हैं, लेकिन सच ये है कि अपनी राइटिंग स्किल को उन्होंने सोशल मीडिया पे जाना, और वहाँ से उन्होंने अपने एक कम्युनिटी बिल्ड की। जब मेरी किताब आई थी, मैं साहित्य से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन जनता स्टोर जब आई थी, राजकमल प्रकाशन से आई वो, 18 दिन के अंदर वो जागरण की बेस्ट सेलर लिस्ट में आ गई थी।
ये पाठक कहाँ से थे? वही डिजिटल मीडियम, वही सोशल मीडिया, वहाँ से मैंने 7-8 साल के अंदर एक अपना ऑडियंस बिल्ड किया था। तो आपको कुछ चीज़ें पढ़ के, कुछ चीज़ें देख के आपको अंदाज़ा होगा कि भविष्य क्या होने वाला है, किन चीज़ों का होने वाला है और क्या आप उसको करना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली आप अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करें। रेडियो का, आपने रेडियो की इंडस्ट्री में काम किया है। रेडियो एक स्टोरी इसमें है, रुपेश मेरा एक दोस्त है, मैं उसका किस्सा आपसे शेयर करना जी चाहूँगा। बिल्कुल। हम लोग ब्रांड की टीम में थे, जागरण ब्रांड एग्जीक्यूटिव में और रुपेश थे, हम 7-8 लोग थे। तो जब हम अगली जॉब के लिए इंटरव्यूज देते हैं तो ये होता है कि आपको काम जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही पूछा जाता है। एज अ टीम हम लोगों ने ये डिसाइड किया था हम एक दूसरे से अपना काम शेयर करेंगे, हम क्या करते हैं, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आए। लेकिन इंटरव्यू देने हम जाते थे, रुपेश कभी नहीं गया। रुपेश नहीं जाता था क्योंकि रुपेश ने कहा कि यार मुझे ना ये नहीं करना, मुझे प्रोग्रामिंग में जाना है। अब प्रोग्रामिंग क्या होती है मुझे तो कंप्यूटर की पता थी, ये नहीं पता कि कुछ और भी होता है। तो रुपेश ने बताया कि टीवी इंडस्ट्री में प्रोग्रामिंग होती है, जो प्रोग्राम किस तरह से डिसाइड होते हैं, कंटेंट कैसे क्रिएट होना है, क्या जाना है। तो हमने कहा यार ये अच्छी बात है। इशू ये था कि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, टीवी इंडस्ट्री का रुपेश के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये उसका वीकनेस था। हम स्ट्रेंथ स्वॉट की भी बात करते जाते हैं। स्ट्रेंथ क्या थी? रुपेश बहुत क्रिएटिव था, उसको कंटेंट क्रिएट करना, प्रोग्राम क्रिएट करना, ये उसकी स्ट्रेंथ थी बहुत अच्छी। लेकिन आगे उसको ऑप्शन नहीं मिल रहा। एक तो शहर दूर है, मुंबई में नहीं है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, मीडिया में काम कर रहा है, प्रिंट मीडिया में। इस दौर में एफएम रेडियो चालू हो चुका था सभी मेट्रो स्टेशंस में और धीरे धीरे ये टियर 2 सिटीज़ में जाना शुरू हुआ। अब रेडियो इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ प्रोग्रामिंग की उतनी ही ज़रूरत पड़ती है और दिल्ली के अंदर भी रेडियो इंडस्ट्री आ चुकी है, कई सारे चैनल्स वहाँ आ चुके थे। तो रुपेश ने क्या किया, एक तो रेडियो करियर के ऊपर बात कर सकता हूँ, तो मैं हिंदी के जो राइटर्स नए आए हैं उनमें से संभवतः गिने चुने 2-3 ही राइटर्स हैं जो कि इस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, जिनका कॉर्पोरेट की एक बड़ी यात्रा है और अच्छी यात्रा है। अब उन 4 राइटर्स के अंदर से कौन से ऐसे राइटर हैं जो अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट भी करते हैं कि मैं क्या स्पेशल हूँ, वो मैंने किया, तो वो प्लस पॉइंट मेरे साथ हो गया। तो आप कहीं भी काम करें, कुछ भी काम करें, अपनी एक खासियत को जो आपको किसी से भी अलग करती हो उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कीजिए। जब आप वो स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देंगे तो आपको लोग पहचानना शुरू करेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है। मेरे ऑफिस में क्या हुआ कि नया नया ज्वाइन किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, तो उन्होंने क्रिसमस आ रहा था, उन्होंने कहा कि नवीन सेंटा क्लॉज बनेंगे आप। अब ये जो है सेंटा क्लॉज बनेंगे, तो मैंने कहा क्या मतलब है, इतना पेट बड़ा है क्या मेरा, इतना पेट नहीं निकला यार कि सेंटा क्लॉज बनाता हूँ मुझे। लेकिन वो हुआ कि ठीक है, ड्रेसअप होना है सेंटा क्लॉज की तरह और टॉफी बांटनी है। अब मैं मार्केटिंग हेड हूँ, तो नॉर्मली इस लेवल पे कोई करता नहीं है ये सब काम। एचआर को लगा कि हंसमुख है, इनके साथ हो जाएगा, शायद मान जाएंगे, उनका परसेप्शन था शायद मान जाएंगे, और मैं एक्चुअली मान गया। उस दिन जब मैं सेंटा क्लॉज की तरह दाढ़ी वाड़ी लगा के रेड कपड़े पहन के पूरे ऑफिस में मैंने जब बांटा, तो पहले तो कोई पहचान नहीं पाया क्योंकि गेटअप उस तरह का था, नया भी था मैं सिस्टम में। जब लोगों को ये पता लगा कि नवीन था वो, तो आधे लोगों के लिए तो सरप्राइजिंग ये था कि मार्केटिंग हेड एग्री कर गया इस काम के लिए, और दूसरा सबने कहा कि यार कितने प्यार से मिल रहा था ना वो हम सबसे, ये सब ने कहा। और पहले दिन में मेरा ऑफिस के अंदर ये परसेप्शन बना कि नवीन सबके साथ कनेक्ट कर सकता है। मेरे ऑफिस में 3 डिफरेंट डिविजन्स थे और तीनों डिवीज़न के बीच में जब भी ऐसा होता है कि कुछ कंबाइंड प्रोजेक्ट आने हैं तो उसमें तीनों टीम से कोई कोई होगा। मैं हमेशा मैनेजमेंट की चॉइस था मेरी टीम से कि उनको लगता है कि नवीन जो है इन सबको कनेक्ट कर जाएगा। तो वो एक छोटी सी घटना ने मेरी उस पर्सनैलिटी के एक एस्पेक्ट को खड़ा कर दिया, उसको ब्रांड बना दिया कि ये वो बंदा है जो सबको अपने साथ लेके काम करवा सकता है। तो आपको बस इस तरह से अपनी एक खूबी को ढूंढना है, उस खूबी के ऊपर काम करना है। अच्छा, पर्सनालिटी की बात होती है तो सबसे पहली बात आती है, ये हमेशा से कहा गया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। बट हम कई बार देखते हैं कि कई सारे लोग जो काफ़ी वेल ड्रेस्ड हैं, बहुत अच्छे से तैयार व्यार होके आए हैं, लेकिन जब वो बात करेंगे या उनके हैबिट्स को देखो, हाइजीन को देखो, तो लगता है अरे क्या हो गया। बट ऑन द अदर हैंड ऐसे भी लोग होते हैं जो काफ़ी सिंपल लुकिंग होते हैं बट काफ़ी ग्रेस होता है उनमें, उनसे बात करो तो एक अलग तहजीब सामने आती है। इस पर आपका क्या विचार है? फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा होता है और ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहला इंप्रेशन बन गया और काम खत्म हो गया। यहाँ पे हम दोनों आए स्टेज पर खड़े हुए पहुंच पाए हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग टाइम मैनेजमेंट को लेकर के पीछे रह जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, और कंसिस्टेंसी भी रेगुलराइज नहीं हो पाते हैं हम लोग।
इस पर आप ऐसा क्या टिप देना चाहेंगे जिससे हर किसी को लगे कि नहीं, अब ये बात जो है वो दिमाग में रहेगी और हमें भी टाइम मैनेजमेंट करना है, सीखना है? क्या एक चीज़ हमें दिमाग में रखनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट को लेकर के? देखिए, अच्छी चीज़ें जो ना कभी भी आसानी से नहीं आती हैं, बहुत कठिन होती है, बोरिंग होती है। तो टाइम मैनेजमेंट की भी वही कहानी है। पढ़े रहना किसको पसंद नहीं है? मुझे भी अच्छा लगता है संडे को आराम से पढ़े हुए, मुझे तो बहुत अच्छा सबको अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको काम करना है और वो काम उस टाइम पे होना है तो आपको उसके लिए, मैं डायरी मेंटेन करता हूँ, मैं अब कैलेंडर मेंटेन करता हूँ, तो डिजिटल हो गया सारा कुछ। अगर मुझे आज कोई ये कहे कि हम आपसे ना जून जुलाई में एक बार एक इवेंट करना चाहते हैं, मैं टेंटेटिव पूछता हूँ किस समय। अगर मुझे किसी ने एक डेट दे दी, मैं आज उसको नोट कर लूँगा कि उस डेट को होगा। मेरी सारी प्लानिंग उसके हिसाब से शुरू होती है कि अगर बात आगे बढ़ी तो वहाँ पर मुझे जाना है तो मुझे कितने काम करने हैं। आप अगर शेड्यूल बनाएंगे, आप कहेंगे कि टाइम टेबल भी सब बनाते हैं, स्कूल में मैंने बनाया था टाइम टेबल कि 6 बजे उठेंगे, फिर ब्रश करेंगे 6:15 पे, उसके बाद जो है पढ़ने बैठ जाएंगे, लेकिन किया नहीं था उस समय। क्योंकि वही बात है कि ये कठिन होता है डिसिप्लिन को मेंटेन करना। लेकिन एक टाइम के बाद जब आपको ग्रो करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ेंगी। आप एक करियर में एक मुकाम पे आएंगे जहाँ मल्टीटास्किंग होगी। आप अगर अपना टाइम मैनेज नहीं करते, अगर अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करते हैं, तो सॉरी, आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो मैं सबसे आसान तरीका यही है कि एक शेड्यूल मेंटेन करें, रोज उसको देखें और उसी के हिसाब से अपना काम करें। ये डिनाई नहीं हो सकती कि अच्छा चलो आधे घंटे बात कर देंगे। अगर आपने लिखा है कोई काम 7 बजे होना है तो वो 7 बजे होना है। ये डिसिप्लिन आपको होना पड़ेगा। आपकी बुक में ब्रांडिंग को भी लेकर के उसके बारे में भी बात की गई है। तो ब्रांडिंग एक प्रोडक्ट की भी होती है और किसी पर्सनालिटी की भी होती है। तो इन दोनों को किस तरीके से ध्यान में रख करके ब्रांडिंग पे काम किया जा सकता है, अगर पर्सनालिटी की बात हो तो और प्रोडक्ट की बात हो तो?